नमस्कार दर्शकों, चुनावी दंगल में हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है, चुनावी चर्चा पे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और नई दुनिया के उपसंपादक टी सूर्या राव जी, और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी यशोवर्धन उमक जी। आज चुनावी दंगल में हम चर्चा करेंगे जो आगामी विधानसभा के नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बननी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हम हमारी चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्या राव जी, हम सबसे पहले आरंभ करेंगे जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण संभाग है, जो दुर्ग संभाग है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई सारे कैबिनेट के मंत्री दुर्ग संभाग में निवासरत है, उनका विधानसभा है। तो अभी जो आगामी जो 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, क्या जिस प्रकार एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो आपका क्या विचार है, कैसा देखते हैं, कैसा उसका परिणाम आएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा केंद्रित रहने वाला विधानसभा रहा पाटन, और ये इस हमारे दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी राजनांदगांव से लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल जी वर्तमान मुख्यमंत्री पाटन विधानसभा से लड़ रहे हैं। वहाँ पर जो 2018 में जो स्थिति थी, मोतीलाल साहू आयातित आपके प्रत्याशी थे, वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ थे। इस बार स्थिति परिस्थितियां सब बदली हुई हैं। हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद और मुख्यमंत्री जी के भतीजे विजय बघेल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों चाचा भतीजा के बीच, बार बार अखबारों में भी हमने लिखा है चाचा भतीजा, दोनों के बीच स्थिति काफी संघर्षपूर्ण बताई जा रही है। और लोग वहां पर कोई अपनी स्थिति को मतदाता मुंह खोलकर नहीं बता रहा है। सभी वहां पर काफी मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बता। राव साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आपने अगर पाटन की बात करी है, जो मुख्यमंत्री का जो विधानसभा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा है, और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल भी वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, साथ में जो छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के भी प्रमुख मैदान में उतरे हैं और वो भी चुनावी मैदान पे है, तो क्या समीकरण बनेगा अगर पाटन की हम बात करें? देखिए, अमित जोगी जी जरूर मैदान में है, लेकिन उनको वहां पर आयातित प्रत्याशी कहा जा रहा है जी। और दूसरी बात है कि पिछली बार उनको मात्र 13,000 वोट मिले थे जी। उसके बाद भूपेश बघेल जी 27,000 करीब वोट से जीते थे जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अमित जोगी जी का ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन यह जरूर है कि विजय बघेल जी स्थानीय है, और इस बार देखा जाए तो 7वीं बार भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार लड़ चुके हैं, जिसमें 5 बार हो जीते, एक बार 2008 में विजय बघेल जी। तो ये जो एक सतनामी वोट फैक्टर है, चूंकि वो थोड़ा सा अमित जोगी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो मैंने बोला ना कि पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे, उस समय सतनामी वोट सब मिलाकर जोगी कांग्रेस को केवल 13,000 वोट मिले थे, मत मिले थे। ऐसी स्थिति में अब अमित जोगी जी हैं और अजीत जोगी जी का करिश्मा जो रहता था वो नहीं है, उनका साथ नहीं है, तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। राव साहब, मैं अगर हम जी, जो हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं, पिछली बार भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार वो मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उतना फर्क उनका नहीं पड़ेगा जी। दुर्ग संभाग की हम बात कर रहे हैं, तो अब राजनांदगांव विधानसभा सीट पर आते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और आयातित प्रत्याशी, जैसा हम भी जब फील्ड में गए थे तो वहां पर आयातित प्रत्याशी कहा जा रहा था गिरीश देवांगन को, भाजपा कांग्रेस के। तो वहां की स्थिति क्या बनती नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और 15 साल के हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके खिलाफ गिरीश देवांगन जी बड़ी मजबूती के साथ वहां पर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि काफी आसान है, लेकिन वैसा नहीं रहा। गिरीश देवांगन जी का ननिहाल है राजनांदगांव, इसलिए वहां पर स्थिति आप एक तरफा नहीं कर सकते, वहां पर भी स्थिति काफी टक्कर में है, और मुख्यमंत्री जी को थोड़ी दिक्कत तो है, पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो उसी प्रकार हम बात करें अगर कवर्धा की, जहाँ कबीरधाम जिले की, जहाँ पर जो मंत्री है मोहम्मद अकबर जी, तो
उनका भी जो रिजल्ट जो सामने देखने में आ रहा है, एग्जिट पोल जो आ रहा है कि वो हार रहे हैं, कांग्रेस के 4 मंत्री हार रहे, उनमें उनका भी नाम आ रहा है, मोहम्मद अकबर का नाम आ रहा है। तो क्या स्थिति मान रहे हैं? देखिए साहब, मोहम्मद अकबर के खिलाफ में वहाँ पर विजय शर्मा चुनाव लड़े हैं जी। विजय शर्मा जो चुनाव लड़े हैं वो पूरे हिंदुत्व चेहरा बनकर लड़े हैं जी। वहाँ पर जो तिरंगा झंडा और दूसरे झंडों को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें विजय शर्मा जी ने नेतृत्व किया था। उसी को भुनाने के लिए भाजपा ने मोहम्मद अकबर के खिलाफ विजय शर्मा को चुनाव लड़वाया। मोहम्मद अकबर पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़े हैं, कद्दावर मंत्री हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। लेकिन विजय शर्मा जहाँ भी चुनाव प्रचार करने या लोगों पर जाते थे तो लोग अपनी जेब से पैसा निकाल के देते थे। करीब 25 लाख रुपए लोगों ने दिया है। जी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो मोहम्मद अकबर जी की जो आसान जीत अपन समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे, वैसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर विजय शर्मा ने काफी संघर्ष पूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। जी जी। तो इसी कड़ी में जैसे एक जो भारी सीट थी जैसे मोहम्मद अकबर जी की, उसके देखा जाए तो साजा में भी इस बार परिणाम कुछ और देखने को मिल सकते हैं। जी, साजा को लेके मैं कहूँगा कि एक बार लाभचंद बाफना जी रविंद्र चौबे जी को चुनाव हरा चुके हैं और वो संसदीय सचिव रहे हैं गृह विभाग के। आपको बता दूं कि जो वहाँ से ईश्वरी साहू जो चुनाव लड़ रहे हैं वो साहू समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाला मामला आया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ तक तो बोल दिया मॉब लिंचिंग हुई है, भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वहाँ पर रविंद्र चौबे जी की तबीयत को भी लेकर थोड़ी सी लोगों में चर्चा है और लंबे समय से वहाँ पर चौबे जी को लेकर ये था कि अब एक गरीब आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मतलब रणनीति के साथ उस चुनाव को लड़ा ताकि भुवनेश्वर साहू वाला मामला पूरे छत्तीसगढ़ में साहू समाज उसका पक्ष ले। जी। तो कहीं ना कहीं जाके साहू समाज के लोगों ने वहाँ पर उनके लिए काम किया। मैं एक और चीज ऐड करूंगा इसमें, वहाँ पे साहू समाज के 70% जो वोटर है वो साहू समाज के साजा में। जी 70% है। जी ठीक बोल रहे हैं। तो उसका भी बहुत एक बड़ा गेम चेंजिंग इफेक्ट पड़ेगा। काफी बड़ा वर्ग है जो मतदाता है, उसका काफी फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव लड़ रहा व्यक्ति वो काफी निचले तबका का है, उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है, आक्षेप नहीं है और लंबे समय से रविंद्र चौबे जी उनके सामने चुनाव लड़ते आए हैं। तो स्थिति वहां पर भी संघर्षपूर्ण है। अपन परिणाम कह नहीं सकते, लेकिन जिस समय लाभचंद बाफना चुनाव लड़े थे वो परिणाम भी रिपीट हो सकता है। जी। अब इसी प्रकार हम दुर्ग संभाग की और बात करें, जिस प्रकार कांग्रेस ने टिकट वितरण को लेकर काफी लोगों के टिकट काटे हैं, स्थानीय जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे, संसदीय सचिव तक के टिकट काटे। हम सीधा चल रहे बेमेतरा और नवागढ़। तो नवागढ़ में जो संसदीय सचिव थे उनका टिकट कट के दूसरे को टिकट दिया गया और जो कांग्रेस ने जो मंत्री है नवागढ़ से, यहाँ पर जो अहिवारा से विधायक थे गुरु रुद्र कुमार, उनको वहाँ प्रत्याशी बनाया। तो वहां पर लोगों का विरोध देखने को मिला। तो इस वो सीट के क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर स्थिति काफी मजबूत है। उसके पहले भी चुनाव वो लड़ चुके वहाँ के प्रत्याशी। दूसरी बात यह है कि रुद्र गुरु जी हमेशा जो है ना अपना जो विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। अभी आप देखेंगे इसके पहले अहिवारा से थे, लोग उम्मीद थी कि अहिवारा में बहुत काम करेंगे और उसके बाद अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगे, हमारे सतनामी समाज के गुरु हैं, ऐसा लोगों में अपेक्षा थी। लेकिन वे फिर वहां से परिवर्तित कर लिए। तो वहां पर भी स्थिति रुद्र गुरु जी की काफी अच्छी नहीं है। जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं उसमें एक रुद्र गुरु हार सकते हैं चुनाव। अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण सीट है जो भिलाई, जहां पर कई बार के मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सहित विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेम प्रकाश पांडे और जो देवेंद्र यादव जो पहली बार विधायक बने। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर जो भिलाई की, अगर भिलाई नगर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर तो त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही थी, चूंकि आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। सो कैसा देखते हैं आप अपने नजर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम प्रकाश पांडे बहुत बड़े नेता हैं जी। उनका एक अलग कद है, उनकी एक अलग सोच है।
उनके सामने देवेंद्र यादव दूसरी बार विधायक लड़ रहे, पहले महापौर थे। जी। और अभी जो स्थिति है, बाकी जो पार्टी आप बता रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे जोगी कांग्रेस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही चुनाव परिणाम आना है। जी। तो अभी यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए 12,000 रुपये जो योजना चालू करी, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है, अन्यथा काफ़ी स्थिति खराब होती है। कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं देवेंद्र यादव, कितने भी आरोप लगे, आम जनता के बीच लगातार गए हैं, 5 साल पूरे लगातार मिलते रहे हैं। उनकी दूसरी ओर अपन देखे जाए तो प्रेम प्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि मैं दूसरे जो हमारे विधायक उनको काम करने का अवसर देता हूँ, मैंने अवसर दिया, अब जनता के बीच अपनी बात रखूंगा। तो दोनों के बीच वहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन जीते कौन हारेगा। अभी मतलब मुकाबले में तो दोनों वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। राव साहब, वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहे। ब्रेक के बाद हम जो दूसरा संभाग है, अभी हमने दुर्ग संभाग की बात करी, अब इसके बाद हम बिलासपुर संभाग की चर्चा करेंगे। और बिलासपुर संभाग के जो प्रत्याशी है, जितने जो प्रमुख जो प्रत्याशी, उन पर चर्चा करेंगे। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपनी बच्ची को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई, फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157।
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपनी बच्ची को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई, फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable decoration, wide range of cricket ball interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी और यशवर्धन उमक जी। तो हमारी जो चुनाव पे चर्चा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे सामने, उस पर चर्चा है। और 3 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बननी है, हम उस पर चर्चा जारी है। अब लगातार हम संभागों पर चर्चा करें। यश जी, आपका कुछ सवाल था? जी, दुर्ग ग्रामीण, चूंकि हमने जो दुर्ग संभाग में बात कर रहे थे तो हमने भिलाई नगर की सीट ली। अब बढ़ते दुर्ग ग्रामीण की ओर, जो ताम्रध्वज साहू और ललित चंद्राकर, ये जो मुकाबला है, ये सब लोग राजनीतिक पंडित और सबका कहना है कि बड़े कांटे की टक्कर रहेगी जी। इस पे आपका कहना है? देखिए, ताम्रध्वज साहू भी लगातार सीट बदल कर चुनाव लड़े हैं जी, और बेमेतरा से लड़े हैं, धमधा के विधायक रहे हैं जी। और अभी दूसरी बार दुर्ग ग्रामीण से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री और प्रदेश गृह मंत्री हैं जी। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग जिला भाजपा के महामंत्री ललित चंद्राकर, कुर्मी चेहरा को सामने दिया है। तो वहाँ पर साहू और कुर्मी चेहरा की लड़ाई थी। पिछली बार जो लड़ाई थी, सीधे सीधे ताम्रध्वज साहू के साथ नहीं था मामला, वहाँ पर एक जाति विशेष का मामला था, जिसमें ताम्रध्वज साहू चुनाव जीतकर सामने आए और गृह मंत्री बने। अभी जो स्थिति है दोनों पक्ष का देखा जाए तो कुर्मी चेहरा और साहू चेहरा होने की वजह से थोड़ी स्थिति पहले ऐसी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ जो लोग जिनको ताम्रध्वज साहू जी ने आगे बढ़ाया था, महत्वपूर्ण पदों पर भेजा, तो उन्होंने भी उस तरीके से काम नहीं किया है जैसा करना चाहिए था। और ललित चंद्राकर के साथ ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए साथ दिया कि हमको मोदी का काम करना है। तो वहाँ पर स्थिति आप जो कह रहे सही है, मुकाबला है। एक ये भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने ललित चंद्राकर जी को टिकट दिया कि वो एक आरएसएस का भी एक चेहरा है ललित चंद्राकर, इसका कितना उनको पार्टी से सहयोग मिलेगा? क्योंकि इस सीट पे जो देखा जाए तो ताम्रध्वज साहू जी के लिए बोला जा रहा है कि इंटरनल इनकम्बेंसी का माहौल है वहाँ पे, और ये चीज ललित चंद्राकर जी के लिए नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी के कई लोग जो बड़े पद पर थे, उनको जिनको उन्होंने पहुंचाया, वे लोग खुलकर काम नहीं किए हैं, चेहरा दिखाए हैं केवल।
तो उसका नुकसान जरूर साहू जी को होगा। अब हम चर्चा करेंगे दुर्ग शहर, जो मोतीलाल वोरा के सुपुत्र वहाँ मैदान में अरुण वोरा और गजेंद्र यादव, क्या देखते हैं, क्या समीकरण बन रहे वहाँ के? देखिए सतीश जी, वहाँ पर दुर्ग शहर में अब तक अरुण वोरा लगातार चुनाव लड़े हैं जी, और चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, हारे भी हैं। पिछली अपन 2018 की बात देखें, उस समय भी यहाँ पर काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन मोतीलाल वोरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जाकर अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा था कि मेरे बेटे को तुम लोग चुनाव जिताओ, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। तो लोग जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वो कम हुआ, लोग काम किए। लेकिन इस बार जो मैंने वहाँ देखा है जाके धरातल स्तर पर कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो गजेंद्र यादव है, नया चेहरा है, पहले वे पार्षद चुनाव लड़े थे, और आरएसएस के जो बिसराराम यादव जी, उनके बेटे हैं। तो स्थिति है कि उनके भाई जो नरेंद्र यादव है, नगर पालिका इवारा से 2 बार वहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं और वो चुनाव का कमान संभाले थे। अब दुर्ग शहर में एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। दुर्ग शहर में जो मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए नारी वंदन जो योजना, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा खेल किया है भाजपा के लोगों ने। भाजपा में भी कुछ इंटरनल दिक्कतें थी, लेकिन पब्लिक का साथ जो है, जिस प्रकार से सोच रहे थे एक तरफा अरुण वोरा जी निकलेंगे, वैसी स्थिति वहां पर नहीं दिखने को मिली। अगर हम एजेंडा की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र या कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर हम देखें, दोनों घोषणा पत्र को लगभग समान, कि अगर किसान की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी किसान की बात कर रही है, और महिलाओं की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस भी महिलाओं की बात करती है। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हैं, तो दोनों लगभग सेम है। अब हम चलते हैं बिलासपुर संभाग की ओर। अब बिलासपुर संभाग में कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे, मंत्री रहे, वो अपना भविष्य आजमा रहे हैं, जिसमें अपने आपके धर्मलाल कौशिक जी है ना, अमर अग्रवाल जी है, जय सिंह अग्रवाल है कोरबा से, धर्मजीत सिंह है जो छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस से वापस आए हैं, भाजपा में शामिल हो। तो ऐसे बहुत सारे जो चेहरे हैं। तो अगर हम पूरे बिलासपुर संभाग की हम बात करें तो क्या आकलन है, सत्ता किसको, कौन विजयी श्री वहां से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा कहे जाने वाले लखीराम जी अग्रवाल के बेटे हैं अमर अग्रवाल जी, जो पहले वहाँ मंत्री रहे हैं, लगातार जीतते आए, पिछली बार हार गए थे। स्थिति ये वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी लगातार एक ही चेहरा देखकर और एक ही व्यक्ति के कारण थोड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति बिलासपुर में हो सकती है। धर्मलाल कौशिक जी के बारे में भी यही बात आ रही कि वरिष्ठ नेता है और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते नहीं है, लगातार वो रायपुर ही रहे राजधानी में, तो उसका आक्रोश है, वहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है। लोरवी से धर्मजीत सिंह देखिए, जब जीते थे तो कांग्रेस में थे, फिर जोगी कांग्रेस में गए। अभी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पा रही, इसलिए धर्मजीत सिंह को दी है। तो धर्मजीत सिंह लोकप्रिय नेता है, उनकी सीट निकल सकती है। और अगर हम कोरबा की बात करें, कोरबा में जय सिंह अग्रवाल, हाँ, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल है, तो उनकी क्या स्थिति लग रही है? जय सिंह अग्रवाल जी काफी काम किए हैं, उनकी पत्नी महापौर रही हैं, उनका बेटा वहाँ पे अच्छा काम किया पार्टी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उच्च नेतृत्व से थोड़ा सा अनबन आता रहा है पूरे 5 साल में। तो अब पार्टी नेतृत्व जैसे चाह रहा होगा वैसे परिणाम वहाँ आ सकते हैं। अब हम रायगढ़ की बात करते हैं, चूंकि रायगढ़ भी हॉट सीट है, चूंकि वहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री पटेल जी है और वहाँ पर ओपी चौधरी चुनाव मैदान पे है। क्या स्थिति लग रही है वहाँ की देखने से? देखिए, उमेश पटेल जी को लेकर कांग्रेस से वो रहे हैं, नंद कुमार पटेल जी के बेटे हैं, और हमारे यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री रहे प्रदेश में। ओपी चौधरी IAS रहे हैं, रायपुर जैसे जिले के वो कलेक्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं।
अब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे, अभी अमित शाह जी गए थे रायगढ़, जी। तो वहाँ उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि आप लोग ओपी चौधरी को जिताइए, हम बड़ा आदमी बनाएंगे इनको। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको सीएम बनाएंगे या फिर केंद्रीय उसमें ले जाएंगे? बड़ा आदमी तो वही दो चीजें हैं उनके लिए। मंत्री कोई बड़ा पद नहीं है, क्योंकि आईएएस रहे हैं और कई मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, तो उनके लिए मंत्री पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर दोनों युवा चेहरा है। आप देखिए, उमेश पटेल भी युवा चेहरा है और उनका पक्ष भी काफी मजबूत है कांग्रेस की तरफ से, और उनका व्यक्तिगत पारिवारिक देखा जाए तो वहाँ पर स्थिति जो है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओपी चौधरी जीत जाएंगे या फिर उमेश पटेल जीत जाएंगे। जी। एक पूरे बिलासपुर संभाग में एक बात हमेशा चौंकाने वाली रहती है, जो सारंगढ़ क्षेत्र है वहाँ से बसपा का उम्मीदवार हमेशा विजयश्री हासिल करता है। तो क्या इस बार बसपा बिलासपुर के, या जो बिलासपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो जो उनकी जो रिजर्व सीट है जो हमेशा आती है, तो क्या इस बार भी क्या सीट में बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा मुझे लगता है कि वो रिजर्व सीट है। मायावती जी जब आई छत्तीसगढ़ तो वहीं पर गई थी, उसके अलावा एक और विधानसभा में गई थी, 2 विधानसभाओं में मायावती जी ने सभा ली, और वहाँ पर वो बसपा जो है मजबूती से चुनाव लड़ती है। तो बहुजन समाज पार्टी की तो सीट वहाँ से पक्की है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मतलब हार का मुंह देखना पड़ेगा। जी। अब हम चलते हैं, जो प्रथम चरण के जो चुनाव हुए थे सरगुजा, तो सरगुजा में भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जहां पर अगर हम बात करें कि वहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो आप अगर सरगुजा, पूरे सरगुजा की हम बात करेंगे तो आप किस तरह का आकलन आपके द्वारा सामने आता है? देखिए, सरगुजा में 2018 के चुनाव को अपन देखें तो सरगुजा में 14 की 14 विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में गई थी, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार फिर से वहाँ पर चुनाव काफी रोचक है। रोचक इसलिए है कि वहाँ पर लड़ते हैं टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा के नाम से जो प्रचलित है, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उनका जो एक ऑरा है वो कई विधानसभाओं को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में अंबिकापुर में जो चीजें आ रही है वहाँ से, वे तो चुनाव जीत रहे, लेकिन वोटों का अंतर कितना रहेगा नहीं मालूम। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो 40,000 वोट जीते थे। इस बार उनकी स्थिति जीत तो तय है, लेकिन वोटों का अंतर को लेके वो हो रहा है, क्योंकि उनके वहाँ से अनुराग सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, अनुराग सिंह देव भाजपा के, वो युवा है, वो उनको मतलब ऐसा खुद बाबा कह रहे हैं कि चुनाव तो मैं जीतूंगा, लेकिन कितने वोट से जीतूंगा। उसी में एक बात और जोड़ूंगा, आप देखे होंगे इंटरनेट मीडिया में सब जगह उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बना तो अंतिम बार सीएम बनना उनकी सीएम बनना इच्छा है। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, लोग जो बड़े उत्साहित हैं, उनका कहना है कि हो सकता है महाराष्ट्र जैसा खेल कर ले। ये चर्चा है पूरे प्रदेश में। एक समीकरण जब बनेंगे तो उसके ऊपर एक समीकरण अभी जो एग्जिट पोल आया उसमें तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से दिख रही है, 55 से 60 सीट। लेकिन मान लीजिए कुछ स्थिति होती है तो महाराष्ट्र की स्थिति, और इस बात को वहाँ के विधायक जो टीएस बाबा के घोर विरोधी कहलाते हैं, कांग्रेस विधायक वो बृहस्पति सिंह, उन्होंने भी कहा है। हाँ, और इसमें एक और चीज देखी जाएगी कि जो बार बार टीएस बाबा के जो बयान आ रहे हैं सामने कि इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी, 14 की 14 हम सीटें नहीं जीत रहे हैं, मामला कांटे का है, टक्कर का है। ये बाबा का कहना है। 7 शायद कांग्रेस जीते, 7 बीजेपी। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मेरे को जो वहाँ से फीडबैक मिला है और जो हमने देखा है वहाँ पे, कांग्रेस 7, 8, 9 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी कांग्रेस को सरगुजा संभाग। जी, सरगुजा संभाग 14 में से पूरी 14 नहीं आ रही, 7, 8 सीट मैक्सिमम 9। जी। तो अगर हम बात करें, चूंकि वहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा के मैदान पे है, रेणुका सिंह, क्या उनकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है आदिवासी मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री है रेणुका सिंह, वो पहले विधायक रही हैं, वो है प्रेम नगर की मूल निवासी, और वो जाके वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ से गुलाब कमरो जो सामाजिक पैठ बहुत अच्छा रखते हैं, वो उनके साथ हैं, उनके साथ उनका जो गौड़ समाज में बड़ा अच्छा वर्चस्व। ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्री के मायके में, रेणुका सिंह के मायके में उनको वो सीट भारी पड़ सकती
भारी पड़ सकती है। जी। तो मतलब अगर केंद्रीय मंत्री के लिए तो दिक्कत भरी आपके हिसाब जी। से अगर हम बात करें विधानसभा सीट जी जी तो प्रेमनगर जी जी। अब अगर हम फिर बात करें तो वहाँ पर जो टिकट वितरण का तो कांग्रेस की बात हम अगर कर रहे हैं कि टिकट वितरण को लेकर बहुत असंतोष है लोगों में, पार्टी कार्यकर्ताओं में, तो वो कितना प्रभाव इस जो आगामी जो परिणाम आएंगे उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं जो फिर से आपको कह रहा हूँ कि गौड़ समाज वहाँ बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है जी। और गौड़ समाज इस समय गुलाब कमरों के साथ है जी। और गुलाब कमरों लगातार वहाँ से चुनाव लड़ते आए, वर्तमान विधायक हैं जी। और उनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। राव साहब वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडियन न्यूज के साथ, चर्चा हमारी जारी है। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमारे साथ चर्चा पे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी और यशोवर्धन जी। हमारी चर्चा जारी है। यशोवर्धन जी, आपका कुछ सवाल था ब्रेक के पहले। चूंकि सीतापुर सीट से अमरजीत भगत लड़ रहे हैं और उनके जो कैंडिडेट अपोजिट में राम कुमार टोपो, तो यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, राम कुमार टोपो पूर्व सैनिक हैं जी और उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। जी।
हालांकि स्थिति वहाँ पर भी कांटे की है, लेकिन अमरजीत भगत सीतापुर सीट से फिर से जीत सकते हैं जी अमरजीत भगत के अपने कैबिनेट मंत्री रहे छत्तीसगढ़ सरकार में, उनकी स्थिति अच्छी है जी। और चूंकि ये अगर अपन प्रतापपुर सीट की बात करें, राजकुमार मरवाही और शकुंतला सिंह पोर्थे, तो यहाँ कांग्रेस का थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। जी 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 क्योंकि वहाँ पर देखिए सरगुजा की हम बात करें कि अमरजीत भगत हो गया है, राम विचार नेताम जी हो गए, क्या लग रहा है आपको पूरा देख के? देखिए राम विचार नेताम जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी वो रामानुजगंज है जी इनके खिलाफ अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो अजय तिर्की वहाँ पर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर 22 साल तक सरकारी नौकरी कर चुके हैं जी। उनकी नौकरी के दौरान उन्होंने लोगों से जो एक संवाद बनाया, लोगों से जो जुड़े थे, उसके कारण स्थिति ये हुई कि जिस समय उनका ट्रांसफर किया गया था अंबिकापुर, तो लोग 1 महीने तक आंदोलन किए थे कि इनका ट्रांसफर रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में आज अंबिकापुर में वो बड़े पद पर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो, और उनकी स्थिति ये है कि राम विचार नेताम जी को तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि उनके घर घर तक पकड़ है, और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये कहा, लोगों से ये बात निकल कर आई है मतदाताओं से कि कांग्रेस भाजपा नहीं, हमको डॉक्टर अजय तिर्की चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोगों का जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, तो उनकी जो पकड़ है, और वो अब अगर वो किसी पद में जा रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण चीज है। बिलासपुर संभाग में अपन जब थे, अभी चूंकि हम सरगुजा संभाग की बात करें, मगर बिलासपुर संभाग में एक सीट छूट गई डॉक्टर अरुण साहू की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनाव जीत रहे हैं, सांसद है उस क्षेत्र के और वो चुनाव जीतेंगे। तो इनको अध्यक्ष चूंकि बनाया गया, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, लगातार इन्होंने काम किया, सब किया, तो क्या सीएम का चेहरा रहेगा? जी उसी सवाल पे आ रहा था। सीएम का चेहरा कौन होगा तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। अभी आप एक चीज देखिए, एग्जिट पोल में अगर आप देखते हैं तो एग्जिट पोल में एक तरफ भूपेश बघेल सीएम दिखाते हैं कांग्रेस की, दूसरी तरफ रमन सिंह आज भी चेहरा उन्हीं का है, आज भी चेहरा उन्हीं का है। आगे पार्टी क्या कहेगी ये नहीं कह सकते भाई। पाटन से जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद विजय बघेल, उनको भी सीएम का चेहरा कहा जा रहा है, कुर्मी समाज से है। और आप देखिए विष्णुदेव सहाय भी सीएम का चेहरा है, रेणुका सिंह भी सीएम का चेहरा कहा जा रहा है, ओपी चौधरी है, अरुण साव है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सीएम के चेहरा काफी अधिक है। ये जो सेम स्थिति मध्य पिछले बार भी है, नहीं मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति थी। और पिछले बार भी छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति थी कि पाटन के लोगों को लग रहा था भूपेश बघेल जी बनेंगे, सरगुजा में लग रहा था बाबा बनेंगे, इधर दुर्ग में लग रहा था ताम्रध्वज साहू बनेंगे, और चरणदास महंत जी बनेंगे, ये एक था। तो अब की बार क्या कांग्रेस का इस वजह से वोट परसेंटेज गिरेगा? पिछली बार लग रहा था हमारे इलाके का नेता ही हमारा सीएम बनेगा, तो वोटिंग भरपूर हुई जी, तो ये फर्क दिखेगा इस बार? मैं ये एक चीज बताना चाहूँगा, भूपेश बघेल जी आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र देश में एक पहचाना हुआ चेहरा हो गए। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ी, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ कहीं भी भूपेश बघेल जी को बहुत महत्व दिया जाए। वहाँ स्टार प्रचारक की भूमिका में उन्होंने, पार्टी ने उनको उतारा। भूपेश बघेल जी ने 5 साल यहाँ पर जिस प्रकार से इतने सारे दबाव के बावजूद कांग्रेस को इतना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं, वो मतलब उसकी तारीफ सभी जगह हो रही है। इसको दबे मुंह कहना चाहिए, भाजपाई भी मानते हैं कि भूपेश बघेल जी एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं, भले उनके ऊपर कोई भी आरोप लगे, वो अलग विषय है, लेकिन उससे आम जनता कोई मतलब नहीं। आपने कहा आरोप, तो अभी जो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ईडी का मामला और महादेव का मामला बहुत चर्चा में था, और कई कार्रवाई भी लगातार हुई। महादेव ऐप या ईडी कितना प्रभावित देखिए, मैं सतीश जी में गया था स्वयं मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र पाटन में। पब्लिक को या आम लोगों को, उनको ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। महादेव ऐप को लेके उनका कहना कि भाई हम नहीं खेलेंगे तो हमारा कैसा नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि ईडी तो लोग जानते ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या होता है, पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि इसका ज़्यादा फर्क पड़ा। शहरी क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा जहाँ पढ़े लिखा वर्ग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सुविधाएं, किसानों कर्ज माफी जो हुआ है, और दूसरी अभी महिलाओं को जो योजना दी गई है, नरवा गुरुआ वाला जो गुठान का जो एक स्थिति बनी है,
तो उसको लेके आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ये सब चीज ईडी महादेव ऐप इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। महिला वोटर एक बहुत बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में, जो पुरुषों से ज़्यादा है महिला वोटर। और चूंकि भाजपा की नारी वंदना योजना, महातारी वंदना योजना और गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस ने लाई है, 15,000 कांग्रेस दे रही है, 12,000 बीजेपी दे रही है। तो जो ये तो 3,000 का अंतर है, तो क्या इधर उधर होने की संभावना है इसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। अब आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी हमारे इतने ताकतवर नेता, उन्होंने बिना केंद्र को अपनी पार्टी पूछे उन्होंने 15,000 पर घोषणा की है। लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया, कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, भाजपा उसको अच्छे से भुनाई है। पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा, दुर्ग शहर विधानसभा, जहाँ पर एक नया प्रत्याशी गया और नारी वंदना जो योजना है फॉर्म वो भरवा के और वहाँ पर उन्होंने अच्छी स्थिति बना ली, भारतीय जनता पार्टी टक्कर में आई। आपको बता दूं, वैसे भिलाई में जहाँ भी प्रेम प्रकाश पांडे जी प्रचार करने गए, उन्होंने ये कहा कि भी जितना भूपेश बघेल जी की पत्नी को पैसे मिलेगा उतना हमको भी मिलेगा, मेरी पत्नी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको इतना मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा काम किया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी। आप सुन रहे होंगे पहले जितने भी विश्लेषक आते थे, जितने भी राष्ट्रीय चैनल के लोग बात करते थे, एक तरफा कांग्रेस को बोल रहे थे, कांग्रेस सामने बीजेपी कुछ 55 पार, जो भूपेश बघेल जी 75 पार बोल रहे हैं, 75 पार, ठीक है। तो आप देखिएगा सारे विशेषज्ञ विश्लेषक राजनीतिक जो भी आप कह लीजिए, सारे लोग टीवी चैनलों पे ही कहते थे एक तरफा कांग्रेस आ रही है। लेकिन जैसे ही ये 12,000 की घोषणा हुई है, उसके बाद सबके टोन बदले हैं, सबका बोलने का तरीका बदल गया है, अब भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आई है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पुराना पिछला जो विधानसभा था, पूरा सुपड़ा साफ हो गया था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो एग्जिट पोल में अंतर जो दिखा रहा है बहुत कम दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या भूपेश बघेल की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है? जी नहीं, अभी सारे एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। नहीं, अंतर कम है। नहीं, अंतर देखिए 55 सीट दिखा रहा है, मतलब जोड़ तोड़ की स्थिति है हर जगह, केवल एक राजस्थान आगे कह सकते हैं आप, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पे कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर भारी दिख रही। छत्तीसगढ़ की हम बात है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की अपन बात नहीं कर रहे, तेलंगाना की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तेलंगाना में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आ रही है तेलंगाना, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मतलब सर्वे उसमें आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत सारे चैनलों ने, जितने भी लोग सर्वे किए हैं, उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि वो आगे है। जी, अब हम चर्चा करते हैं जो प्रथम चरण के जो विधानसभा चुनाव में थे बस्तर में। तो बस्तर चूंकि एक ऐसा क्षेत्र था कि जहां पर कांग्रेस की स्थिति हमेशा मजबूत बनी रही है, तो बस्तर में भी दिग्गज लोग चुनाव मैदान पे हैं। कवासी लखमा है, मोहन मरकाम है, इसके अलावा बहुत सारे जो चेहरे हैं, हाँ लता हुसैनी है, तो ऐसे बहुत सारे चेहरे जो बस्तर का फ्लैग लेके, और आम आदमी पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है यहाँ के, वो भी भूपेंद्र उपेंडी जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सारे लोग मैदान पे हैं। तो बस्तर की स्थिति क्या दिखती है आपको? देखिए, बस्तर में जैसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है, बस्तर संभाग में 12 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 7 विधानसभा में क्लियर जीत रहे हैं। उसमें पहला विधानसभा उन्होंने कहा है कोंडागांव। कोंडागांव से पूर्व मंत्री लता हुसैनी लड़ रही हैं और उनके विरुद्ध में है अपने मोहन मरकाम। मोहन मरकाम लगातार 2 बार के विधायक हैं। पिछली बार 2018 में 1700 वोट से लता हुसैनी चुनाव हारी थी। उस समय ये था कि पिछड़ा वर्ग जो था उत्तर बस्तर का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब आ जाइए जगदलपुर। जगदलपुर में किरण देव जो महापौर थे 2009-14, और उसके बाद जतिन जायसवाल जो महापौर 14-19, मतलब 2014 से लेकर 2019 तक, तो 2 महापौरों के बीच में वहाँ चुनाव हो रहा है। वहाँ पर स्थिति ये है कि किरण देव को लेकर ये कहा जा रहा है, हालांकि पूर्व जो विधायक थे संतोष बाभना, वो उन्होंने अपना विधानसभा कार्य क्षेत्र परिवर्तित कर लिया था, कोंडागांव आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किरण देव की स्थिति फिर भी मजबूत बताई जा रही है। और आ जाए अपन
दंतेवाड़ा। जी दंतेवाड़ा में देखिए चैतराम नत्तामी लड़ रहे हैं भाजपा से, जी और आपके कांग्रेस से छविंद्र कर्मा जो हमारे महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के बेटे हैं। जी वहां पर पिछली बार उनकी माँ उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी जी, और चुनाव जीती थी। और उसके देवती कर्मा, उसके पूर्व आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी। वहां पर सबसे ज्यादा जो कठिन सीट है, मैं एक नाम बताऊंगा, अंतागढ़। अंतागढ़ से आप देखिए, अंतागढ़, हाँ, क्योंकि सिटिंग एमएलए को हटा दिए हैं कांग्रेस ने, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। समस्या मतलब वहाँ बहुत टफ है जी। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी विक्रम उसेंडी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के रूप सिंह पोतई चुनाव थे। लेकिन जो कांग्रेस के दो बागी विधायक, हाँ, दो बागी विधायक, मतलब जो विधायक रह चुके हैं, उसमें मंतूराम पवार और अनूप नाग, ये दोनों मैदान में हैं। ये दोनों मैदान में होने के कारण इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। तो विक्रम उसेंडी के लिए सीट आसान हो सकती है। अब हम आ जाए नारायणपुर, केदार कश्यप और चंदन कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे पिछली बार 2018 में 2800 वोट से केदार कश्यप चुनाव लड़े थे। अभी मैं खुद नारायणपुर क्षेत्र में पूरे, जिसको नक्सली क्षेत्र कहते हैं, मैं पूरा अनुभव करके आ रहा हूँ। चेमा करके विधानसभा का एक पोलिंग बूथ है जहाँ पहली बार चुनाव हुआ है। आपको बताऊं, वहाँ पे इतना उत्साह था लोगों में, इतना उत्साह था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी घंघोर जंगल वाले क्षेत्र में आ गया, नक्सली क्षेत्र में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को लोग केवल नक्सली करके बदनाम कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पहले ऐसी स्थिति नहीं है, आज आप आराम से जा सकते हैं। मैं खुद मोटरसाइकिल में घूम के, वहाँ बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े निर्माणों का काम हो रहा है वहाँ पे, काफी अच्छा है, निर्माण कार्य काफी अच्छा है, स्कूल है, आपका शौचालय सब जगह मैंने सब गाँव में देखा है, जंगलों के बीच में ना। और इतना खूबसूरत रोड वहाँ पे बना हुआ है, करीब 100-150 किलोमीटर का रोड है, सड़क है, काफी अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि हम जंगलों के बीच में कारपेट पे चल रहे हैं। जो बीच में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी वहाँ पे जी, तो उसका क्या असर लेकर? नहीं, उतना ग्रामीणों में ऐसा, क्योंकि नारायणपुर में अभी भी लगातार क्रिश्चियन कम्युनिटी और आदिवासियों के बीच लड़ाई चल रही है। हमारे संवाददाता लगातार उस पर बने रहते हैं। तो लगातार उसका कितना प्रभाव इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में मुझे तो नहीं दिखा। वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में स्थिति एकदम स्पष्ट दिखी, तीसरी कोई शक्ति वहाँ में को दिखी नहीं। अगर हम फिर से घोषणा पत्र पे आते हैं, तो घोषणा पत्र को आप कैसा देखते हैं? जनता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को या कांग्रेस के घोषणा पत्र को? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र अपनी जगह है, और कांग्रेस ने पिछली बार जो घोषणा पत्र में वादे किए लगभग उसको पूरे किए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को लगता है कि कांग्रेस हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी अच्छा घोषणा पत्र में लोगों के लिए मुफ्त की सुविधाएं दी हैं। इसलिए दोनों का घोषणा पत्र लगभग आगे पीछे है। अब आपको 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा सतीश जी कि किसका घोषणा पत्र ज्यादा मजबूत। शराबबंदी का असर दिखेगा क्या? जो चूंकि घोषणा आप बोले, पिछले पुराना जो देखिए, शराबबंदी का मैं जिस प्रकार से बात करूं, तो ग्रामीण अंचल में और शहरी क्षेत्र में शराबबंदी का कोई असर नहीं दिखा जैसा चाह रहे थे लोग जी। और दूसरी बात है कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में भी कहीं नहीं लिखा कि हम शराबबंदी कर देंगे। और भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा है कि लोग बोले, उस क्षेत्र के समाज के लोग बोल दें कि शराब बंद करना मैं कर दूंगा। कोरोना के दौरान जो घटनाएं हुई, लोग स्प्रिट पी गए, मर गए, कई लोग मरे शराब नहीं मिलने से। आज एक खुद गुजरात में हादसा हुआ है जहां ग्रामीण इलाके में, चूंकि वहां शराबबंदी है, तो सिरप पी के लोगों की मृत्यु हो गई जी। तो ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है। इसलिए शराबबंदी को लेके भारतीय जनता पार्टी भले ही मतलब एग्रेसिव मोड में रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा इसकी घोषणा की है। सही बात है। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें कि सिलेंडर 500 रुपए में सिलेंडर अगर यहाँ लोगों को मिलेगा, तो दोनों पार्टी के जो घोषणा पत्र में सिलेंडर की बात करें, तो क्या ये संभव है? देखिए, आज ही कमर्शियल सिलेंडर में 21 रुपए के इजाफा हुआ है। हाँ, इसीलिए मैं, हालांकि घर में हम लोग जो उपयोग करते हैं उस सिलेंडर में कोई रेट की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं कि हम जो सिलेंडर 400 रुपए में 500 रुपए में देते थे, आज 1200 रुपए में दे रहे हैं, 1100 रुपए में दे रहे हैं सब्सिडी के बावजूद। और कई लोगों ने सब्सिडी भी छोड़ा प्रधानमंत्री के आह्वान पर। लेकिन सिलेंडर भी मुद्दा नहीं रहा है,
यहाँ पर मुद्दा रहा है, मैं जो देख रहा हूँ लगातार, जी भारतीयता का मुद्दा छाया रहा है पूरे देश में कि हमारे जहाँ जहाँ विधानसभा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने उसको बुनाने का कार्य किया है कि आज हम हिंदुस्तान पूरे विश्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी बड़ा काम किया। तो महंगाई धर्म एक अलग चीज है, महंगाई एक अलग चीज है, क्योंकि रोजमर्रा के जो हम रोजमर्रा के काम कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं महंगाई एक आम इंसान के लिए बहुत तकलीफदायक है। तो महंगाई को लेकर आप क्या क्या करें और चुनाव में इसका कितना प्रभाव है? जी सतीश जी, मुझे बात बताओ, महंगाई बढ़ी है तो लोगों का जो आमदनी भी बढ़ी है। जी जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पर आमदनी। आप अभी दीपावली गई है, आप देखिए दीपावली में कम से कम हमारे भारत में 1000 करोड़ का कम से कम बिजनेस हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है, उससे ज़्यादा भी हुआ होगा। तो लोगों के पास इस समय पैसे की कमी नहीं है। आज जो व्यक्ति 10 रुपए के चावल खाता था या कॉपरेट की चावल खाता था, मतलब राशन का दुकान का, वो नहीं लेता है। आज मिट्टी तेल लेने मतलब जो लाइन लगती थी नहीं है, गैस को लेके लाइन नहीं है, गैस की कालाबाजारी बंद हो गई है। आज आप देखिए दाल चावल सब्जी जो भी है वो महंगा लग रहा है, लेकिन उसके उत्पादन कास्ट भी तो बढ़ा है। आप देखिए जो कल तक यूरिया 5 रुपए मिलता था, 10 रुपए मिलता था, 20 रुपए मिलता था, आज उसकी भी कीमत बढ़ी है। आज आपका परिवहन डीजल का रेट बढ़ा है तो उसका परिवहन बढ़ा है, परिवहन बढ़ा तो मार्केट में उससे बिक रहा है। चलिए, आपने महंगाई को साथ साथ उनकी आमदनी बढ़ने की बात कही है, बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी पर देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने इस मुद्दे को लगता है कि नेपथ्य में डाल दिया है। जी कहीं पर चुनाव में मुझे ये मुद्दा दिखा ही नहीं। आप देखिए केवल चेहरों पे लोगों ने चुनाव लड़ा है जी, और व्यक्तिगत उस पर विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार बड़ा अजीब परिस्थितियां दिख रही है विधानसभा चुनाव में कि लोग मुद्दे भूल गए हैं। जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार लोग मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे कि कौन क्या दे रहा है उस पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कांग्रेस क्या दे रही है, भाजपा क्या दे रही है, जिस प्रकार से तो ये अगर कहा जाए तो मुक्त की रेवड़ी, जो एक रेवड़ी वाला जो बात आई है सामने, तो ये अगर मुक्त की बात, अगर हम मुक्त में ये दे रहे हैं, मुक्त में वो दे रहे हैं, तो प्रदेश या देश की तरक्की कैसे होगी? हाँ, ये आपका सवाल सही है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखें तो हम लोग करीब 46,000 करोड़ रुपए के ऋण में हम लोग इस समय हैं, और वो ऋण इस बार बढ़ भी चुका है 86,000 करोड़ से। तो ऋण तो लगातार प्रदेश पर बढ़ रहा है, तो प्रदेश पर बढ़ेगा तो हम लोगों को टैक्स पे पर वो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मुफ्त वाला मामला ना हो के राष्ट्र हित प्रदेश हित में कार्य होना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। जी अब समय गौण है। जी, अब एग्जिट पोल की बात करते हैं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं सारे टीवी चैनलों में, हम भी दिखा रहे हैं, तो क्या हम छत्तीसगढ़ की हम अगर बात करें तो क्या जिस प्रकार कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने का दावा एग्जिट पोल कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई परिस्थिति बदल सकता है कि सरकार बदल सकती है? या बाबा की हम बात करें और कई सारे जो विधायक हैं जो अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, संभव है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, जब पार्टी पीछे से हट जाती है ना सतीश जी, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो इतना जल्दी मतलब अपन इस पर ना जाए, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी के विधायक की कांग्रेस पार्टी उसके पीछे, तो उसका वैल्यू तब तक है। और आज भी 72 लोगों के लिए पहले से हो चुका है बुकिंग। आज टिकट जो मैच चल रहा है हमारे राजधानी रायपुर में, इंटरनेशनल मैच हो रहा है T20 भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो 90 जो विधायक है, जो प्रत्याशी आज मुख्यमंत्री के साथ वो क्रिकेट देखेंगे। तो और इसके अलावा 72 लोगों के लिए एक अलग से प्लेन बुक हो चुका है कि चुनाव के बाद जब जीत का सर्टिफिकेट होगा तो उन 72 नेताओं को ये आप राव साहब एक चीज देखने में आया है कि जब जब चुनाव होता है तो पूरे विधायकों की चांदी हो जाती है और उनको है ना रिसोर्ट में ले जाके एंजॉय कराया जाता है। क्या डर रहता है उनको? नहीं, चांदी तो नहीं कर सकते। विधायक या मंत्री तो उसके लिए सब तुच्छ चीजें हैं। रिसोर्ट में रहना, खाना खाना, 5 स्टार होटल में जाना, उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, पार्टियों को डर रहता है कि हमारे विधायक को कोई तोड़ना लेके ना जाए। परंपरा क्यों कौन चालू किया है? देखिए, इसको अपन स्पष्ट नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उनके चेहरा थे और उन्होंने आसाम भेज दिया। जी, आसाम। हाँ।
तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वो हो सकता है कि कांग्रेस के डर हो कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, सबसे ताकतवर पार्टी है सभी चीजों में, व्यवस्था में, फंड में, प्लेन में, गाड़ी में, धन बल सब में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस को ये भय हो कि हमारे लोग ना तोड़ के ले जाए। जी एक अपना बहुत मेन संभाग रह गया रायपुर संभाग की हम बात करें तो मैं सीधा रायपुर संभाग में बात करूंगा कि रायपुर साउथ में बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस महंत राम सुंदर दास। जी तो चूंकि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता है, हाँ, कई सालों से विधायकी कर रहे हैं। जी देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी की स्वयं की एक छवि है पार्टी से अलग हटकर। जी उनको कांग्रेस के लोग भी साथ देते हैं और भाजपा के लोग भी साथ देते हैं। इस समय राम सुंदर दास जी जो महाराज हैं जी, उन्होंने थोड़ी सी दिक्कत बृजमोहन अग्रवाल जी को दी है जी। और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। जो अब तक थे, पिछली बार कन्हैया अग्रवाल चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी स्थिति अभी राम सुंदर दास जी की है। जी। आप देखेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी थाने में गए, मेरे से बदतमीजी किए हैं और मुझे धक्का दिए हैं, कांग्रेसियों ने इस टाइप की बात करके उन्होंने आरोप लगाया और उस आरोप के तहत उन्होंने अपराध भी दर्ज कराया। तो मामला काफी विचारणीय है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को यह स्थिति आनी पड़ी, मतलब वहाँ पर टक्कर की स्थिति है। एक वहाँ पे रायपुर नॉर्थ में भी पुरंदर मिश्रा और कुलदीप सिंह जुनेजा। जी, कुलदीप सिंह जुनेजा स्कूटर के विधायक रहे, स्कूटर में कहीं पर भी आप उनको देख सकते हैं। और पुरंदर मिश्रा एक जाति विशेष के हैं जी, और उड़ीसा के लोगों में ज्यादा पकड़ है। वहाँ पर एक सिंधी समाज से कुकरेजा खड़े हुए हैं जी, हाँ, बागी, क्योंकि सिंधी समाज को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी, ऐसा आरोप लगाते हुए खड़े। जी। वो कितने वोट कांग्रेस के थे जी, तो कांग्रेस के कितने वोट वो प्रभावित करते हैं और लगभग वहां पर जो स्थिति निकल कर आ रही है इस बीच मतदान के बाद जो लोगों ने विश्लेषण किया है, उसमें पुरेंद्र मिश्रा की जीत दिखाई जा रही है। बिल्कुल। और एक राजेश मुणत जी हैं, पूर्व मंत्री, और जिनके अगेंस्ट विकास उपाध्याय। तो विकास उपाध्याय को लेकर जैसे सोशल मीडिया में, इंटरनेट मीडिया में जिस प्रकार की बातें आई हैं, लोगों ने कहा कि इन्होंने काम नहीं किया 5 साल। और राजेश मुणत का पूरे प्रदेश में एक सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो पूरी सड़क को लेकर थे। भारतीय जनता पार्टी युवा नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के बड़े करीबी रहे हैं। तो राजेश मुणत जी की स्थिति वहाँ पर अभी मजबूत है। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू और पूर्व विधायक जो सत्यनारायण शर्मा के बेटे अभी पंकज शर्मा, हाँ पंकज शर्मा है ना, चुनावी मैदान पे है। तो क्या स्थिति लगता है, चूंकि पंकज शर्मा वहाँ पर स्थिति इसलिए अच्छी कि वहाँ पर सत्यनारायण शर्मा जी पहले से विधायक रहे हैं, सीनियर आदमी हैं, तो कांग्रेस की वहाँ अच्छी पकड़ है। साहू समाज फैक्टर कितना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है कि बिरगांव और इधर आप सेजबहार और सड्डू वगैरह की बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो साहू बाहुल्य क्षेत्र है, तो कितना प्रभावित? अरे उसमें कांग्रेस के लोग भी साहू समाज में लोग काम कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने पद दिया है, तो साहू समाज बटा हुआ है वहाँ जी। एक तरफा मोतीलाल साहू जी क्योंकि आयातित एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर फिर से जैसे पाटन में आयातित थे भूपेश बघेल जी के खिलाफ चुनाव हार गए, वहाँ स्थिति उनकी नहीं हो पाएगी। पंकज शर्मा की स्थिति मजबूत है। अब आप रायपुर, अगर रायपुर की बात और करें तो वहाँ पर एक पद्मश्री हमारे अनुज शर्मा जी है और उनके अगेंस्ट छाया वर्मा है, सांसद है, तो वो कितना? पहली बात तो छाया वर्मा जी के पति का स्वर्गवास हो गया, उनको हम लोग नमन करते हैं। और छाया वर्मा जी राज्यसभा सांसद है और हमारे मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीब हैं। और स्थिति है कि अनुज शर्मा युवा है, नया चेहरा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कुर्मी जो वोटर्स हैं वो सारे के सारे छाया वर्मा से शिफ्ट हो गए हैं। और छाया वर्मा की स्थिति वहाँ मजबूत है क्योंकि वो बड़ी सरल भी है छाया वर्मा जी। और अपन ने एक बेमेतरा की सीट रहेगी जो हॉट सीट है काफी की, आशीष कुमार छाबड़ा बनाम दीपेश साहू जी। तो आशीष एकमात्र सीट बेमेतरा से ऐसे लग रही है बीजेपी जो हारने वाली है शायद जी, वहाँ से पगड़ा भारी है। आशीष छाबड़ा वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि वो लगातार लोग संपर्क में रहे हैं। और दीपेश साहू की टिकट थोड़ी विलम्ब हो गई,
इसलिए दिक्कत हो गई। राव साहब, चूंकि अब वक्त हो चला हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यश जी, आपने समय दिया उसका। दर्शकों, आप बने रहे, चूंकि चुनाव पे चर्चा हमारा जारी रहेगा और जो 3 तारीख तक इंडियन न्यूज़ लगातार आपको हमारे जैसे राव साहब जैसे विश्लेषकों को बुलाकर वस्तु स्थिति आपको बताते रहेंगे। आप सभी बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।